नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज है जनजातीय गौरव दिवस। इस पर आज विशेष चर्चा होने वाली है हमारे आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और हम आपको बताते हैं कि हर बार हमारा यही प्रयत्न रहता है कि बहुत सारे नए नए विषयों को खोजकर आपके लिए लाएं, नए नए एक्सपर्ट्स के साथ आपके साथ बातचीत करें, ताकि कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां एकत्रित हों और कहीं ना कहीं हमें ये लगे कि आज सच में हमने कुछ न कुछ नया सीखा है, बहुत कुछ नया जाना है। चलिए हम करते हैं कार्यक्रम में शुरुआत और बताते हैं आपको कि क्या है आज की तिथि और फिर बताएंगे आगे की जानकारी। आज की तिथि जो है वो भी बेहद खास है। आज है विक्रम संवत 2079 के आघन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, तदनुसार 15 नवंबर 2022, दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन है और मंगल कामनाओं के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया ही है कि आज है जनजातीय गौरव दिवस, आज है बिरसा मुंडा जी की जयंती। हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था और आज हम देखते हैं कि उनको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, पहचानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनका किस तरह से योगदान रहा है उस बारे में लोग जानते हैं। उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ आज का जो विचार है वो हम आप सभी को बता रहे हैं। जो विचार है वो भी बेहद खास है, सभी को लेकर चलने वाले थे वो, और उनका विचार जो है वो भी इसी पे बताया गया है, इसी को लेकर जुड़ा हुआ है। और उनका यही कहना है कि ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। और सच में हम सभी को यही सोचना चाहिए। उन्होंने भी उस वक्त यही सोचा था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए कार्य करने की बजाय सभी को लेकर चलते थे वो, और खासकर जनजातीय लोगों के लिए बेहद ज़रूरी काम उन्होंने किया था। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यदि इस विचार को लेके हम भी आगे बढ़ेंगे तो हम भी जीवन में बहुत कुछ खास कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि हम अपने आजू बाजू स्वच्छता की भी बात करते हैं, दूसरों को प्रेरणा देने की बात करते हैं। सरकारी कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर हम सोचते हैं कि सरकार ये करेगी या दूसरी चीज़ें कर सकती है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, यदि हम भी स्वयं प्रेरणा लेंगे और देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे तो ज़रूर ही हम देश में कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आज के विचार की, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का इतिहास कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थीं। 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाने का ऐलान किया था। 1982 में भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनायक नरहरि भावे उर्फ विनोबा भावे का आज ही के दिन निधन हुआ था। सन 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था और सन 2012 में शी चिनफिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो ये हुई आज के इतिहास की बात कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थी। आइए अब चलते हैं और देखते हैं जनजातीय लोक नृत्य और फिर करेंगे कार्यक्रम में आगे की चर्चा। तोरे हो रे नाना हो, तोरे नाना रियाय, तोरे हो रे नाना हो, तोरे नाना भला, तोरे हो रे नाना रिया। बंसी गिरे धारे, ताग बंसी गिरे धारे, मांदर बाजे बांध ले मुरेरा, ताग बंसी गिरे धारे। ताग बंसी गिरे धारे, ताग बंसी गिरे
धारे मंदर बाजे बांध ले मुरे रागा ताग बंसी गिरे धारे लीजो 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 कांदा फरमा सकला कांदा वो हुरेरा बारी हल्दी घाट काया लसु तारा ताग बंसी गिरे धारे कहा ताग बंसी गिरे धारे ताग बंसी गिरे धारे लीजो 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 एकाया मोर धीर धारा एकाया मोर धीर धारे रे बारा बारी साले आरोग देख एकाया मोर धीर धारे ठोकया एकाया मोर धीर धारा एकाया मोर धीर धारे रे बारा बारी साले आरोग देख एकाया मोर धीर धारे हाथ है मा झोली तुमा कांधा है मा गुदू माटे एकाया मोर धीर धारे यटो याग भाभूते लगाए एकाया मोर धीर धारे लीजो 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 तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नृत्य आपको बेहद पसंद आया होगा। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमानों से। सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं श्री वसंत निर्गुणे जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यदि हम जनजातीय लोगों की बात करते हैं तो जनजातीय लोगों के बारे में किस तरह से उन्होंने कार्य किया, वसंत जी को बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे इतिहासकार हैं। आज हम उनसे बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अब मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी श्रीमती राजपाल कौर दीक्षित जी से। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपर संचालक हैं महिला एवं बाल विकास में, और आज हम बात करेंगे कि जनजातीय लोगों के लिए किस तरह से महिला एवं बाल विकास में योजनाएं चलाई जा रही हैं, और साथ ही साथ अन्य योजनाओं की भी जानकारी आपको देंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुधा शर्मा जी। नमस्कार सुधा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम में आप सभी को कई सारे लोकगीत भी सुनने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो मैंने आपको कार्यक्रम का विवरण बता दिया कि आज किन किन विषयों पे हम बात करने वाले हैं और आज की खास बातें क्या क्या रहेंगी। चलिए, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि आज है जनजातीय गौरव दिवस, तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में कि कहाँ उनका जन्म हुआ और उनके अंदर आज़ादी की जो अलख है, जो प्रेरणा है, वो कैसे उत्पन्न हुई। तो वसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बताएं कि बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी पैदाइश कहाँ हुई और उसके बाद आगे उनका बचपन कैसा व्यतीत हुआ। बिरसा मुंडा हमारे देश के एक ऐसे जनजाति नायक हैं जिन्होंने सबसे पहले जनजातियों में चेतना, स्वतंत्र चेतना का संचार किया जी। उनका जन्म झारखंड के एक खूंटी जिले में एक उल्हातू गांव है जी। वहाँ पर इनका जन्म 1875 में होता है। और इनके माता का नाम करती था जी। और इनके पिता का नाम सुगना था। ये वहाँ पर पैदा हुए और वहाँ
कोई शिक्षा की ऐसी कोई प्रारंभिक शिक्षा की कोई वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि 1875 का मतलब उसके बाद का समय जो था वो अंग्रेज़ों के राज्य में वहाँ के जो जनजाति लोग थे वहाँ तक शिक्षा का प्रचार नहीं फैला हुआ था। तब भी मैं सोचता हूँ कि बिरसा मुंडा एक ऐसे प्रतिभाशाली बालक थे जी। जिन्होंने अपने गांव के स्कूल में पढ़ना शुरू किया और उसके बाद में एक मिशनरी स्कूल में चाईबासा में दूसरे गांव में जाकर के उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। जी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस बालक में कुछ ऐसी प्रतिभा थी जो सबसे अलग थी और वो अपने आप को जैसे कि जनजातियों का एक मूल स्वभाव है, वो प्रकृति के साथ, जैसे प्रकृति स्वायत्त है, जैसे प्रकृति स्वतंत्र है, ठीक इसी तरह से वो अपने को भी स्वतंत्र और स्वायत्त मानते हैं। वे किसी की गुलामी को सहन नहीं कर सकते। इसलिए इस बालक में भी ये चेतना बचपन से ही देखी गई कि वो किसी भी बुराई को लेकर के उसका विरोध करता था। जब इस तरह के विरोध उसको सहन नहीं होते थे, इस तरह के जो प्रतिरोध थे वो उसको सहन नहीं होते थे, वो उसका विरोध करता था। ये बचपन में ही उसकी एक क्या बात है, एक प्राकृतिक नैसर्गिक एक प्रतिभा जिसको कहते हैं, जो हर जनजातियों में पाई जाती है, क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। जैसे प्रकृति स्वतंत्र होती है, हवा स्वतंत्र बहती है, जल हमें बिल्कुल खुले में मिलता है, आकाश हमें खुले में मिलता है, ये ज़मीन हमें मिलती है, तो उसके मन में बचपन से ही जल, जंगल और ज़मीन इसके लिए बड़ा स्नेह था उसके मन में। और तब से ही ये सोचता रहता था कि ये सब, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये धरती, ये वनोपज, ये पेड़ पौधे सब उसके लिए हैं, उसके लिए बने हैं। इसलिए हम पृथ्वी के पुत्र हैं। जी। बिरसा मुंडा जब बड़े हुए, युवा हुए, किशोर हुए, तो वो अपने आप को कहते थे मैं धरती का आबा हूँ, मतलब मैं धरती का रक्षक हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। हमारी भारतीय माइथोलॉजी में भी ये सबसे बड़ा एक सूत्र निकल के आता है कि पृथ्वी हमारी माता है। जी। ये भाव जो है बिरसा मुंडा में बचपन से ही जागृत हो गए। बिल्कुल, और इस भाव के साथ ही उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत भी किया है, इसीलिए उन्हें धरती आबा भी कहा जाता था, इस नाम से भी वो जाने जाते थे। आइए अब बात करते हैं श्रीमती राजपाल कौर दीक्षित जी से और जानते हैं कि जनजातीय लोगों के लिए महिला एवं बाल विकास की ओर से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरह से उनकी सहायता की जा रही है। जी, हमारे विभाग में जैसा कि सभी दर्शक भी जानते हैं कि हमारे विभाग में मेनली आंगनवाड़ी होती है जी, जहाँ हम 6 साल तक के बच्चों को मतलब शिक्षा भी देते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं और मतलब समग्र विकास की वहाँ पर उनके बात की जाती है। तो उसमें वैसे तो हमारा आयु का वर्ग है जी, 0 से 6 साल। हमारा उसमें किसी जाति का या किसी आर्थिक आधार पर या किसी समुदाय के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि जो आदिवासी जहाँ बाहुल्य में होते हैं जिस जगह पर, तो उनके ज़्यादातर ये जो आदिवासी कम्युनिटी है, ये लोग वनों में या हिल वाले जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो उनका जीवन जो है वो जंगलों के बिना नहीं है, वो उसी के साथ में मतलब उनका जीवन प्रफुल्लित होता है। तो वहाँ पर जो अपनी जो धरती का है, ऊंची नीची धरती है, शहर दूर है, स्कूल दूर है या हॉस्पिटल दूर है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी बनती हैं। इसलिए कई चीज़ें ऐसी चलाई जाती हैं जो उन क्षेत्रों में इनको उनकी पहुंच में लाया जाए। बिल्कुल। तो अपने मध्य प्रदेश में जो है वो 89 ब्लॉक्स हैं ऐसे जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो है वो माना जाता है, यानी 50% से ज़्यादा वहाँ पे आबादी जो है वो आदिवासी भाई बहनों की है जी। तो ये जैसे मंडला है, अलीराजपुर, झाबुआ, इस टाइप के जो ज़िले हैं जी, तो वहाँ पर ये है। तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा जागृति लाने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं जी, उनमें अवेयरनेस आए
और वो बच्चों को स्कूल भेजें, आंगनवाड़ी पर भेजें, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें। और जो उनकी कई इस प्रकार की परंपराएं होती हैं जिसके तहत वो कई चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते होते, उसके लिए हम लोग बार बार कार्यक्रम चलाते हैं जिससे वो समझें कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। है ना। और इसके अलावा भी कई प्रकार की चीज़ें हम लोग करते हैं आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के लिए। जैसे जो आंगनवाड़ी है वो ख़ास तौर पे 1000 की जनसंख्या पे साधारण इलाकों में खुलती है जी। लेकिन वहाँ चूँकि अगर उनका एक मजरा टोला यहाँ पर है तो दूसरा कहो कि वो घोर जंगल में आगे छोटे से 150-200 लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ आंगनवाड़ी के खुलने के मापदंड भी सरकार ने अलग किए हुए हैं। वहाँ 350 पर भी एक आंगनवाड़ी हम लोग जनसंख्या पे खोल देते हैं। जी जी। तो जिससे उनकी पहुंच में आ जाए सब चीज़ें। बिल्कुल, ताकि वो लोग भी इन सभी बिल्कुल। सेवाओं का लाभ ले बराबरी सकें। पर आए वो लोग। बिल्कुल जी। तो इसीलिए हर तरह से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे देश में यही मानना है कि सब लोग बराबर हैं और सबको बराबरी का अधिकार है। इसलिए आज हम देख भी रहे हैं कि सबकी उन्नति, सबकी प्रगति पर बात की जा रही है। आइए अब बात करते हैं और चलते हैं हमारे अगले मेहमान की ओर, सुधा जी की तरफ, और सुधा जी से सुनते हैं एक लोकगीत। तो सुधा जी, आप कौन सा लोकगीत हमें सुनाने वाले हैं? जी, मैं सबसे पहले तो सांवरिया सेठ का एक गीत सुनाना चाहूँगी। जी। जो सेठों के सेठ सांवरिया सेठ है। मैं मालवांचल से हूँ जी। और आप सभी के समक्ष मालवी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बिल्कुल, शुरू किया जाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जी आज जो है हमारा कार्यक्रम बेहद खास है। यदि आपके मन में भी आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रश्न है तो फिर आप पूछ सकते हैं। जैसा कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो हमारे नंबर्स आप नोट कर लीजिए। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो अवश्य ही पूछेगा। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 180023330040। आइए अब हम बात करते हैं वसंत जी से और जानते हैं कि किस तरह से बिरसा मुंडा जी ने जनजातीय लोगों को प्रेरित किया था ताकि उनके अंदर, उनके भीतर आज़ादी की अलख जगाई थी। जैसे कि उनके स्वभाव में स्वतंत्रता होती है जी। जनजातियों की, वे जंगल में रहते हैं, प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों में अपने देवी देवताओं का वास मानते हैं जी। उसके आसपास नृत्य गायन और सब करते हैं और उसकी पूजा करते हैं जी। बिरसा मुंडा स्वयं भी एक मुंडा जनजाति का एक प्रतिनिधि व्यक्ति इसलिए बन गया कि जब 1894 में एक दुर्भिक्ष पड़ा, एक अकाल पड़ा, जब वर्षा नहीं हुई जी। खेतों में अनाज नहीं हुआ, जंगल में फल नहीं लगे, तो आदिवासियों को उस अकाल को
उस विभीषिका को भुगतना पड़ा। जी यह देख करके बिरसा मुंडा के मन में एक प्रकार की करुणा उत्पन्न अपने ही लोगों के लिए हुई। जी उन्होंने उस अकाल से लड़ने की ठान ली। इसमें उन्होंने कुछ संगठन, कुछ लोगों का, युवा लोगों का अपने साथ में लिया, जी और जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों के अकाल में रक्षा की, जी उनके लिए अनाज जुटाया, उनके लिए कपड़े जुटाए, जी। उनके लिए दवाएं जुटाई, और जिस तरह से वो उनको जिलाया, इस कार्य से बिरसा मुंडा को एक महान व्यक्ति के रूप में प्रकट किया कि एक ऐसा आदमी भी हो सकता है जो हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी का व्यक्ति होकर के भी हमको बचाने का पूरा प्रयास कर सकता है। बिना सत्ता की सहायता से, लोगों की मदद से, उन लोगों को जोड़ करके उन्होंने एक बड़ा संगठन बनाया जी। और अकाल से उनके सारे लोगों को बचाया। इसलिए जब वो लोगों ने इनके गुणगान करना शुरू जी, किए, जी। तो एक महापुरुष के रूप में बिरसा मुंडा को ख्याति मिली और लोग उसको पूजने मानने लगे, उसकी पूजा करने लगे, जी। उनकी हर बात को मानने लगे। जी। लेकिन उनका एक लक्ष्य और था। जब अंग्रेजों ने जनजाति जंगलों पर, खेतों पर कृषि करने पर जब कर लगाया, तो इसका विरोध बिरसा मुंडा ने कुछ लोगों के साथ में किया। ये पहला विरोध था जिसकी वजह से अंग्रेज लोग जो हैं वो उसके दुश्मन बन गए। तो बिरसा मुंडा को गांव में भी रहने नहीं दिया गया। गांव में उसके पीछा करते थे, उसके आरोप प्रत्यारोप लगाते थे कि तुम गरीबों को बरगला रहे हो, उनको बहला रहे हो और उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। अंग्रेजों ने इस तरह से उसको मुहिम करना शुरू किया। बिल्कुल सर, हम इस मुहिम के बारे में आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आने वाली हैं और किस तरह से वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जनजातीय गौरव दिवस कैसे मनाया जा रहा है, इस बारे में हम बात करते हैं हमारे सहयोगी कुलदीप नारायण जी से और जानते हैं कि किस तरह से वहाँ के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी कुलदीप जी, आप हमें बताएं कि किस तरह से कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ये कार्यक्रम स्थल से शहडोल से बोल रहा हूँ जी। जहाँ पे राष्ट्रपति मुर्मू जी आने वाली है। 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जी। उसके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहन भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। जी आ रहे हैं। जी और बिल्कुल। यहाँ पे सभा स्थल से सारा कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा सभा स्थल खचाखच से भरा हुआ है। जी। सभी लोग राष्ट्रपति जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके स्वागत में जगह जगह नृत्य की, आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, और हमें भी बिल्कुल आपकी आवाज़ के पीछे आवाज़ मिल रही है कि किस तरह से वहाँ पे नृत्य किया जा रहा है, अलग अलग जनजातीय लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी जा रही होगी और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का, ताकि वो कार्यक्रम में 2 बजे का जो समय दिया गया है उस वक्त उपस्थित होंगी और आज के दिन को यानी कि जनजातीय गौरव दिवस को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब वापस बात करते हैं हम वसंत जी से, जो हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध जो मुहिम चलाई गई थी। बहुत हमारे लिए भी बड़ा स्वाभिमान और गौरव का विषय है जी। कि बिरसा मुंडा को हमारे जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने सन 2021 में जी। घोषणा जी। की और आज हम सब देख रहे हैं कि उनके नाम से जो पूरी समस्त भारतीय जनजातियों का गौरव बन चुका है। जी। और वो उस गौरव को हमको बात करने में भी हमें स्वाभिमान होता है जी। कि एक ऐसा व्यक्ति, जब अंग्रेजों का पूरा आतंक था, जब उसके सारे अत्याचार उन्होंने सहे, जी। उसके बाद भी उन्होंने उसका विरोध किया और स्वतंत्रता चेतना को संपूर्ण जनजातियों में
विकसित किया, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान को देखते हुए हमारे देश में उनको गौरव पुरुष की संज्ञा दी गई। बिल्कुल। और आज हमारे देश के सभी आदिवासी गौरव कर रहे होंगे कि आज हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने हमें मान जिसने सम्मान और गौरव हमें मान दिलाया। सम्मान दिया। हम ही नहीं, गैर आदिवासी लोग भी बिल्कुल। उसके सम्मान में हम लोग एक तरह से गौरव महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और तो- हम चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं, 75वां वर्ष जो है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किस तरह से हम गौरव महसूस करते हैं, हमें अनुभूति होती है, वो भी देखने लायक ही होती है। क्योंकि हम एक व्यक्ति विशेष को, एक जाति विशेष को नहीं कह सकते, बल्कि बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी दिलाने में मदद की, वो पूरे देश के लिए की है। तो हम सभी के लिए ये गौरव का विषय भी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। स्वागत है नंदस्वरूप जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जनजाति में जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जी। उनके उत्थान के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो वो भी सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सकें? बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या इस बारे में, इस विषय पर जानकारी है? हाँ, निश्चित रूप से जनजाति समाज में जो उन्होंने प्रेरणा दी और जो दिशा और दिशा निर्देश किए हैं, वह बाद में हमारे पूरी स्वतंत्रता का आधार बने। जी। बाद में जो स्वतंत्रता संग्राम किया गया, उसका जो मूल आधार था वो चेतना किसी आदिवासी नायक ने हमें जी। दी थी। इसलिए उसका साहित्य में, कला में अत्यधिक महत्व। न केवल बिरसा मुंडा के गीत गाए जाते रहे, उसकी गाथाएं गाई गई, उसके आख्यान लिखे गए और लोगों ने उसको प्रस्तुत किया। तो जो ये वीरता का भाव उसने जगाया लोगों में, और भारत में जो स्वतंत्रता की संपूर्ण चेतना आई, तो मैं सोचता हूँ वो चिंगारी के रूप में, चिंगारी रखने वाला व्यक्ति, वो पहला व्यक्ति बिरसा मुंडा ही। बिल्कुल। राजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो प्रश्न अभी नंदस्वरूप जी ने किया है योजनाओं के बारे में, क्या उस बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, सरकार अपनी समाज कल्याण की अवधारणा पर चलती है और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई ना कोई कल्याणकारी योजना ना हो। जी। तामे उसमें जो है, जो आदिवासी समाज है, जैसा पहले भी अपनी बात हुई थी, बिल्कुल। तो वो चूंकि उधर ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं प्रकृति के पास में, जहाँ पर जो विकास की जो चीज़ें होती हैं वो उनकी पहुँच दूर होती है। तो सरकार ने उनके लिए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं ना चलाई हों। सबसे पहले मैंने आंगनवाड़ी का तो आपको बताया ही, बिल्कुल, कि वहाँ पर 350 क्या और भी उससे छोटा जो उनका समूह होता है जिसको अपन हेमलेट कहते हैं, तो मजरा टोला समझ लीजिए, क्योंकि वो बिखरे हुए रहते हैं, इकट्ठा एकत्र गांव जैसा बड़ा नहीं होता है, तो छोटे छोटे उसमें मजरे टोले में रहते हैं। तो उनके लिए 350 से भी कम भी, जहाँ और ज़्यादा हिल्स हैं वहाँ पर 150-200 पर भी आंगनवाड़ी हमारे विभाग से तो खोली जाती है जी। इसके अलावा शिक्षा जो है उसके लिए पूरा एक अलग विंग है आदिवासी विभाग का, जनजातीय विभाग का, जहाँ पर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आदिवासी आश्रम हॉस्टल बनाए जाते हैं जी। क्योंकि बच्चे उस एरिया से आके फिर पढ़ें, फिर वापस जाएं, और उनका जो जीवन यापन के साधन होते हैं वो भी चूँकि वनों की उपज पर ज़्यादा आधारित हैं जी। तो फिक्स टाइप का नहीं होता है कुछ भी, तो वो लोग हॉस्टल में रखते हैं बच्चों को जी। तो ये जगह जगह खुले हुए हैं हॉस्टल, वहाँ छात्रवृत्ति भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी मिलता है और खाना पीना सारी सुविधाएं बच्चों को उनको मिलती हैं जी। इसके अलावा पिछले 2-3 साल से मैं, चूँकि विभाग दूसरा है लेकिन हमारा उनसे ताल्लुक़ रहता, तो हम जानते हैं जी। कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत ध्यान दिया, उन्होंने इन क्षेत्रों के बच्चों में चूँकि नेचुरल बहुत प्रतिभा होती है, वो कठिन जीवन के अभ्यस्त होते हैं और हिम्मती होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने खेल प्रतिभाएं ढूंढने के लिए यहाँ पे शिविर वगैरह लगवाए हैं। अभी शायद पिछले साल जो इंटरनेशनल कोई गेम हुए थे उसमें वहाँ के बच्चे तीरंदाजी में उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने किया है, प्रदर्शन किया। हाँ जी। बाकी सभी विभागों में जैसे उचित मूल्य की दुकानें हैं तो वहाँ ज़्यादा खुली हुई होती हैं, राशन कार्ड है कैसे देना है, इसमें उनको हर चीज़ में उनको मदद जो है वो
सरकारी योजनाएं हाँ इस संबंध में चलाई जाती हैं। बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है नंदस्वरूप जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और हर विभाग हर क्षेत्र में हर जाना चाहता है और यही प्रयत्न है सभी का कि सबकी पहुंच तक सारी योजनाएं पहुंचे और सबको इसका लाभ अवश्य ही मिल सके। आइए अब एक और लोकगीत सुनते हैं सुधा जी से और देखते हैं कि उसके क्या बोल हैं। जी, हमारे भारत देश में परंपरा रही है अतिथि देवो भव जी। तो उनके सम्मान और सत्कार में हमें कुछ लोकगीत मैंने तैयार किए हैं जी। तो वही लोकगीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से, जी। माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजन के आशीर्वाद से हमें यहाँ आना मिला और हम मंच पे आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य, हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य जी। और मैं दूरदर्शन चैनल को और आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और हम जैसे कलाकारों को अपने उभारने का जो हमें मौका दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमें देख रहे जी, हैं, जी। श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, उन्हें मैं अभिनंदन करती हूँ और नमन बिल्कुल। करती हूँ। आइए तो स्वागत सुनते हैं गीत के स्वागत साथ। गीत। जी। पात पात खिल उठी आपके अभिनंदन में। आहो भाग्य जो पधारे आज हमारे आंगन में। पात पात खिल उठी आपके अभिनंदन में। आशीष वचन जो आपके पाए, जीवन हमारा सफल हो जाए। यूं ही मिलते रहे हमेशा स्नेह मिलन के आंगन में। पात पात खिल उठी आपके अभिनंदन में। पुलकित हृदय कमल की पंखियाँ तृष्णा मन से भीगी अखियाँ सुख का सागर उमड़ रहा है आज हमारे आंगन में। पात पात खिल उठी आपके अभिनंदन में। आपके अभिनंदन में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी हमारे साथ कॉल के जरिए, फोन कॉल के जरिए जुड़ गई हैं निर्मला बरेला जी। आप अध्यक्षा हैं आदिवासी वित्त विकास निगम में। जानते हैं आपसे कि किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं आदिवासियों के जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका निर्मला जी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके विभाग के जरिए जनजातीय लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे आदिवासी निगम में जी। तो आदिवासी वर्ग के लिए बैंक से लोन की जो योजना है, जी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री टंके मामा स्वरोजगार योजना है। जी। और वो हमारे आदिवासी वर्ग के लिए है। और पहले जो योजनाएं चलती थी जी। वो कोविड काल में बंद कर दी गई थी कांग्रेस की सरकार में। अभी हमारे पास है मुख्यमंत्री जनजातीय विकास परियोजना वित्त कोष योजना है जी। इसमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी आदिवासी जो हितग्राही है उनको लोन दिया जाएगा।
जी उसमें 2 करोड़ तक का प्रावधान है, उसमें 8वीं पास होना अनिवार्य है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इन योजनाओं की जानकारी कैसे पहुंचाई जाती है उन तक, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके और वो इस योजनाओं का लाभ ले सके। इसमें एक वेबसाइट बनाएंगे जी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होंगे, और हमारे जो हितग्राही जो इसमें भाग लेना चाहते हैं जी और उनको इसमें जो हम पात्रता के आधार पर उनको चिन्हित करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो वेबसाइट की जानकारी यदि आप हमें दे सके, कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस यदि आप बता सके। हाँ, वेबसाइट में है ना, वो है जिला मुख्यालय आदिवासी जो ट्राइबल विभाग है उसके माध्यम से हम लोग संचालित करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे धन्यवाद निर्मला जी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार तो प्रयास करती है कि लोगों तक पहुँचे और उन तक लाभ पहुँचाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग लाभ नहीं लेना चाहते हैं और उनके अपने कई सारे नियम रहते हैं, तो उनको समझाने में, बताने में किस तरह की परेशानी आती है? देखिए, मेन बात ये है कि हर एक व्यक्ति का जो जीवन का जीने का तरीका होता है, उसकी कुछ परंपराएं बन जाती है समाज की। तो उसमें ये वाला समाज जो है, ये चूँकि थोड़ा सा जो मुख्य धारा अपन कहें शहरों में रहता है, अर्बन पीपल है, उससे थोड़ा सा अलग रहते हैं और उनके जीवन के तरीके अपने मौलिक हैं, शुरू से जैसा उन्होंने सीखा, जैसा वो रहना चाहते हैं। और मैं बस्तर ज़िले में भी रही हूँ, मैंने बहुत निकट से देखा है इस जीवन को, और वो बहुत अलग सोच होती है। अपन उसको यहाँ पर नहीं उतना समझ सकते, लेकिन बहुत मौलिक होती, वो मतलब डिफरेंट है एकदम से। जैसे हम संग्रह करते हैं संपत्ति का, वो लोग नहीं करना चाहते। वो जंगल को बराबरी से, उसके प्रोड्यूस को बराबरी से लेना चाहते हैं, इक्वलिटी है उनमें। अपने यहाँ लोग क्या करते हैं कि मैं ज़्यादा ले लूँ, ये ऐसी लोभ संवरण करते हैं अपन लोग, वो नहीं करते हैं। तो उनका बड़ा पवित्र सा जीवन एक प्रकार से रहता है। अब इसमें क्या है कि लेकिन जो आगे का अपना जिस प्रकार समाज की धारा चल रही है, तो अपन ये भी नहीं अनदेखा कर सकते कि कोई समाज जो है उससे उपेक्षित रह जाए, आगे के विकास की धाराओं में वो पिछड़ जाए, ये भी नहीं चाहते। तो इस वजह से उनको आगे लाने के लिए, विकास के सारे मौके देने के लिए बार बार जो है हर जगह पर जो है जागृति लाने के लिए हम लोग शिविर भी लगाते रहते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी समझाते हैं उनको, खासतौर से उनके स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में। फिर उनका अपना चयन है कि वो आगे उसके लिए क्या करते हैं। आदमी शिक्षित हो गया तो उसके लिए सारी राहें खुल जाती हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये जो बहनें आती हैं, उनको सबसे पहले तो हम लोग उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनको पूरा टीकाकरण हो, उनकी जांचें पूरी हों, उनके जो है प्रसव जो है वो हॉस्पिटल में हों, और जो कुछ परंपराएं ऐसी होती जो उनके यहाँ समाज में चली आ रही हैं, लेकिन अपन को अध्ययनों से समझ में आ रही है कि ये परंपराएं उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो उसको दूर करने के लिए उनको बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाया जाता है और बिल्कुल लोग उसको ग्राह्य करते हैं। बहुत वो लोग आगे आते हैं इसको समझने में। बल्कि ये मैंने खासियत देखी कि एक बार वो समझ गए, फिर उस पर बहुत दृढ़ वो उनका होता है, दृढ़ संकल्प। वो अपने आस पास जो लोग रहते होंगे, अपने समूह में भी इसकी जानकारी। हाँ बिल्कुल, अपने समूह में भी इनकी चर्चा करते हैं। और हमने गांव में शौर्य दलों का गठन किया हुआ है, वो तो पूरे स्टेट में सभी गांव में है। उसमें शौर्य दल ये है, उनको कोई पेमेंट तो नहीं होता, लेकिन गांव के जो थोड़े सूझबूझ वाले लोग होते हैं, महिलाएं और पुरुष और लड़कियां, तो उनको हम तैयार करते हैं, समझाते हैं कि गांव में कोई भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, कोई दुर्घटना हो, कोई और बात हो, जैसे बाल विवाह है, ऐसी चीज़ें, तो उन पर वो लोग इकट्ठे होकर 10-15 लोग वो जाते हैं और समझाते हैं। तो वो भी बड़ा कारगर है इन क्षेत्रों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कल हम सभी ने मिलकर बनाया बाल दिवस, तो चलिए आज क्यों ना नन्हे मुन्ने बच्चों का जो लोकगीत है वो सुन लिया जाए और पुनः अपने बचपन का स्मरण किया जाए। आप सभी को हमारा प्रणाम। हम इमारत भोपाल मध्य प्रदेश की छात्रा हैं। हम आपके सामने एक आदिवासी भिलाला भाषा का गीत जो झाबवाली राजपूत महोत्सव में गाए जाते हैं और प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है कि पसंद आएगा।
क्या बात है। तो बहुत ही सुंदर गीत था, लोक गीत हमने सुना अभी, और साथ ही साथ इसमें किस तरह से टंट्या मामा का, बिरसा मुंडा का जिक्र किया जा रहा था, किस तरह से जंगल में रहते हैं और जंगल के लोगों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य करते हैं, उसको इस गीत के माध्यम से बताया गया है, पिरोया गया है। तो अब जानते हैं वसंत जी से कि किस तरह से आंदोलन जो उन्होंने चलाए थे, विभिन्न आंदोलनों की चर्चा हम करना चाहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बिरसा मुंडा हमारी स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन गए। बिल्कुल। और जहाँ से उन्होंने स्वराज हमारा ही राज हो, वो कहा करते थे कि अमवा देश, अमवा देश और अमवा राज, जी, हमारा ही देश है और हमारी ही मिट्टी है, बिल्कुल उनका नारा था। तो ये एक मैं सोचता हूँ कि स्वराज की प्रेरणा देने वाला सबसे पहला नारा बिरसा मुंडा जी का ही था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। जी जी। और ऐसे ही एक बार उनके गांव में 3 गांव, उनके जो महत्वपूर्ण गांव थे खूंटी जिले में, उनके लोगों को उन्होंने संगठित किया और उन संगठित लोगों पर अंग्रेजों ने अचानक आक्रमण कर दिया। जी। आदिवासी तीर और धनुष चलाने में तो निपुण होते ही हैं, जन्मजात उनको एक गुण दिया गया। जी। वो निशाने पर निशाना, अचूक निशाना लगाते हैं। तो उन तीर धनुष के माध्यम से अपने गांव में आए आक्रमणकारी अंग्रेजों को उन्होंने भगा दिया। एक तरह से बिरसा मुंडा की अंग्रेजों पर जीत हुई। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों का बड़ा बल था उनके पास। वे दोबारा से उसको दबाने के लिए एक टिम्बरी पहाड़ी है, वहाँ पर हजारों आदिवासियों की हत्या कर देते हैं। इससे बिरसा का मन बहुत दुखी होता है कि हमारे हजारों लोगों को इन्होंने मृत्यु के घाट पर उतार दिया। तो मैं तभी, चूंकि इतने बड़ी सत्ता के आगे टकराना, लेकिन ये संदेश तो बिरसा ने दिया ही दिया कि अगर जनजाति लोग ठान ले और संगठित हो जाएं तो हम अंग्रेजों जैसी सत्ता को भी हरा सकते। क्या बात है। तो इस बारे में हमारी तो चर्चा आगे जारी रहेगी। थोड़ा बताना चाहूँगा। बिल्कुल। कि जब सत्ता अधिक और क्रूरता के साथ उस पर टूटी, उसको फिर गिरफ्तार किया और आरोप में 2 साल की उनको सजा दी गई। और कहते हैं रांची जेल में उनको खाने में जहर दिया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। कोई ये कहते हैं कि टिम्बरी पहाड़ी पर जो उनका आमना सामना हुआ था, कोई उनके तीर से उसको घायल हुए थे और तब उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको जेल में जहर दिया गया, खाने में जहर मिलाया गया और धीरे धीरे उनको मृत्यु की तरफ ले जाया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 में। बिल्कुल, 9 जून 1900 में। हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, शेडोल से एडीजी जुड़ चुके हैं दिनेश चंद्र जी। स्वागत है सर आपका। मैं जानना चाहूंगी अंतिम दौर की जो व्यवस्थाएं वो चल रही हैं, तो किस तरह से सभी लोग जुटे हुए हैं? माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के आगमन पर सब में अप्रतिम जोश है, उत्साह है, उमंग है और जनता में खुशी की लहर है जी। और अपार भीड़ यहाँ पर अपने अपने पंडाल में, सेक्शन में बैठी हुई है जी। और सुरक्षा व्यवस्था माकूल है और सभी मजिस्ट्रेट्स और जितने संबंधित अधिकारी हैं सब पूरे जोश के साथ, होश के साथ और नियमानुसार ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल। उम्मीद है कि हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अंतिम दौर ले चुकी है व्यवस्थाएं और पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं उनके आने की। बिल्कुल जी, पूरा उत्साह है। बिल्कुल। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद सर। और जैसा कि हम सभी ने जाना कि 2 बजे है जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और उसकी पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में बहुत कुछ हम खास जान रहे हैं आज, और अब हम बात करते हैं श्रीमती राजपाल कौर दीक्षित से और उनसे जानते हैं कि किस तरह से
जब एक समूह जाता है, क्योंकि बताया गया है कि 150, 200, 250 लोगों का समूह भी रहता है, तो वहाँ पे एक आदिवासी लोगों के लिए जो एक केंद्र है वो खोल दिया जाता है ताकि उन तक सारी सेवाएं पहुँच सके। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे और शिक्षित होते होंगे, तो क्या वो अपने घर वालों को भी प्रेरणा देते होंगे और समझाइश देते होंगे कि आगे कैसे ये बढ़ना बात सही चाहिए? है। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और फिर बाद में कॉलेज है, सब जगह उनको और भी सहायता कई एक मिलती हैं, तो फिर वो जब गांव में जाते हैं तो वो वहाँ का माहौल बदलने में, समझने में बहुत मतलब मदद करते हैं इस बात के लिए। जी। यानी कि यही है कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने पूरे समाज को शिक्षित करने का प्रयत्न करता है और सभी की सोच में तभी परिवर्तन आता है और सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक बात मैं और बताना चाहिए, आप योजनाएं पूछ रही थी। जो नौकरियां लगती हैं छोटे लेवल की, जिसमें कोई कमीशन नहीं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, दूसरा है जो छोटे लेवल की नौकरियां होती हैं, उसमें लिपिक वर्ग वाली और चौकीदार वगैरह है, ये है, तो उसमें कुछ जातियों के लिए जो प्रिमिटिव यहाँ पर अपने हैं, तो उनके लिए तो ये है कि सीधा वो आदमी अप्लाई करेगा, जगह देखता है तो उसको नौकरी देना रहती है। तो उसमें भी हमारे भाग में भी बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी में हैं जिनको मतलब बैगा ट्राइब को भी उसमें बहुत संरक्षण है, तो उनको नौकरी सीधे लगना होती है। मतलब उनका कोई साक्षात्कार ऐसा नहीं होता, सिंपल कागज़ वगैरह देख लिए ठीक ठाक है, स्वास्थ्य वगैरह, तो रखते हैं, नौकरी लग जाती है। जी हाँ, अगर मतलब पद होना चाहिए। बिल्कुल, अगर रिक्त पद है तो उस पर यदि जाके आवेदन किया जाएगा तो आपके व्यक्तित्व को देखते हुए, आपके जो कागजात हैं उन्हें देखते हुए आपकी नौकरी वहाँ पर लग सकती है। तो चलिए, अब चूंकि कार्यक्रम के कुछ अंतिम क्षणों में हम बाकी हैं, तो एक लोकगीत सुन लिया जाए सुधा जी से। सुधा जी, आप कौन सा अंतिम लोकगीत सुनाएंगे आज कार्यक्रम में? जी, मैं मीराबाई की भक्ति के लिए जो राणा जी और मीरा जी में जो बातचीत होती है जी, उससे संबंधित आपको एक गीत सुनाऊंगी। बिल्कुल, जरूर सुने। चंदन टीके छोड़ दो नी मीरा मेवाड़ी, हो मीरा रजवाड़ी, पेरोनी मोतियन हारी, जुट थार गिरिधारी, पेरोनी मोतियन हारी, जुट थार गिरिधारी, चंदन टीकी नहीं छोटे ओ राणा रजवाड़ी, हो राणा मेवाड़ी, नहीं पेरा मोतियन हारी, साचो मार गिरिधारी, नहीं पेरा मोतियन हारी, साचो मार गिरिधारी, ठंडी रोटी छोड़ दो नी मीरा मेवाड़ी, हो मीरा रजवाड़ी, जी मोनी छप्पन भोग, झूठो थारो गिरिधारी, जी मोनी छप्पन भोग, झूठो थारो गिरिधारी, ठंडी रोटी नहीं छोटे ओ राणा रजवाड़ी, हो राणा मेवाड़ी, नहीं जीमा छप्पन भोग, साचो मारो गिरिधारी, नहीं जीमा छप्पन भोग, साचो मारो गिरिधारी। क्या बात है। तो सच में यदि सच्ची भावना से आप सूखी रोटी भी अर्पित करोगे ना किसी को, तो वो बहुत अच्छे से खाएगा और उसका मन तृप्त हो जाएगा। 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। हमारे वास्तविक जीवन में भी प्रेम बेहद ज़रूरी है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम भाव रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़रूर प्रेरणा लेता है और आपके प्रति जो उसकी संवेदना है वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। हम कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हैं, तो जाते जाते मैं राजपाल जी से जानना चाहूँगी
चाहूँगी कि यदि आप कुछ जाते जाते कहना चाहें कार्यक्रम में। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैं पहले बताया था कि बस्तर में रही 3 साल और मैंने उनके घरों के अंदर जाके देखा और महसूस किया कि हमारे लोगों से उनका क्या अंतर है, डिफरेंस उसका। तो ये है कि हमारा जैसे संविधान भी कहता है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, बराबरी का करना है, तो उनके प्रति हमको बहुत संवेदनशील रहना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे भाई बहन हैं ये, अगर वो किसी चीज़ में पिछड़ रहे हैं, जो भी अपन को ड्यूटी मिली अपन उनको आगे लाने के लिए पूरा दिल से प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि आपने। उनका बड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे उसमें। बिल्कुल, तो हमें दिल से प्रयास करना चाहिए और सभी लोगों का बराबरी से योगदान भी होना चाहिए, क्योंकि सबकी उन्नति की बात होती है। तो सब यदि बराबरी से अपना हक मांगते हैं तो सभी को बराबरी से सहयोग भी करना चाहिए। वसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस गौरव पुरुष का हमारी संसद में जी इसी एक आदिवासी का, बिरसा मुंडा का एक चित्र लगा है जी जो समस्त आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता। बिल्कुल। अकेले बिरसा मुंडा का चित्र जो है वो हमारे संसद में लगा हुआ है। और दूसरी जानकारी ये है कि सन 1940 में एक अंग्रेज जी चित्रकार ने बिरसा मुंडा का सबसे पहले वास्तविक चित्र बनाया था, रेखांकन किया था। जी वो हमारे पास मौजूद है। जी। वो रेखांकन बहुत कुछ ये कहते हैं कि जैसा बिरसा मुंडा दिखता था ठीक वैसा का वैसे उसमें रेखांकन में आया। क्या बात है। उस अंग्रेज चित्रकार का नाम था पिशेल, पिशेल। पिशेल। जी और उन्होंने बहुत तन्मयता के साथ उसके और एक लेख, जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रांची में हुआ, झारखंड में हुआ, तो उसी समय वहाँ उसमें एक लेख भी छपा, मिस्टर सोंधी करके उनका लेख था। उस लेख के साथ वो चित्र को छापा गया। वो कांग्रेस का अधिवेशन था उस समय। तो हम इस गौरव पुरुष को बहुत प्रारंभ से ही हमने उसको स्थान दिया है और आज हम, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम उनके नाम से आज भी कुछ न कुछ नए लोगों को, युवा लोगों को, और जो पुराने लोग हैं, जब उनका नाम सुनते हैं तो एक गौरव का अनुभव होता है, एक स्वाभिमान का अनुभव होता है। और एक जो स्वतंत्रता के बारे में हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से अपना बलिदान दिया जी, तो वो बलिदान की हमें बिरसा मुंडा सदैव याद दिलाता रहेगा। मैं उनको अपने मन से और हार्दिक रूप से प्रणाम करता हूँ और वे बरसों बरस तक याद किए जाएंगे। बिल्कुल। हमारे युग के युग बदल जाएंगे। जी। तब उनका नाम आज़ादी के लिए, आज़ादी की प्रेरणा के लिए, आज़ादी की चिंगारी के लिए, आज़ादी की चेतना के लिए उनका नाम सदैव अमर रहेगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। सुधा जी आपका, राजपाल जी आपका और बसंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी के साथ साझा की। हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम नमस्कार एमपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके ज़रिए हम आपके लिए हर रोज़ एक नया विषय लेकर आते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और हमारा यही प्रयत्न रहता है कि उस विषय की जो हमने बातचीत की है उससे बहुत सारी जानकारियाँ हम सभी को प्राप्त हों। और आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर रोज़ ये कार्यक्रम आता है सोमवार से शुक्रवार 12 बजे से 1 बजे तक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो हमारे नंबर्स आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ताकि हर रोज़ आप इस कार्यक्रम को देखें और फ़ोन करके जो उस दिन का विषय है उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज के कार्यक्रम में भी हमने जो आपके साथ जानकारियां साझा की वो आपको बेहद पसंद आई होगी और किस तरह से हम देखते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम याद करते हैं उन सभी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जननायकों को, वीरांगनाओं को जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे सभी वीर जवानों, वीरांगनाओं को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को भी अब हम यही विराम देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह जब हम आपके साथ उपस्थित होंगे, चूँकि हर रोज़ ये कार्यक्रम जाता है लेकिन मेरी मुलाकात आपसे अगले सप्ताह होगी, एक नया विषय लेकर आऊँगी और उस पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। इस कार्यक्रम को यही विराम देने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।